Good morning, my dear students. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all to my YouTube channel. Today I will teach you Ode on a Grecian Urn written by John Keats. As usual, firstly I want to tell you about the poet. John Keats was a famous romantic poet. He died at a very young age. But he has left behind a rich and mature poetry. It is thought by the critics that if he had lived longer, he would have surpassed even Shakespeare. A series of deaths and misfortunes in his life made him a highly philosophical poet. Keats was a great lover of beauty and liked it in all its aspects. He was a sensuous poet and his observation was very keen. In February 1820, he caught tuberculosis and went to Italy, hoping that the warmer climate would help him to recover. But his health became worse and he died on February 1821 at the young age of 25. Ode on a Grecian Urn is one of the most famous and most beautiful poems of John Keats. From the exam point of view, it is a very important poem in BA Part 2 Semester 3rd. This poem was inspired by seeing a Greek urn. इस पोएम को लिखने की प्रेरणा जॉन कीट्स को एक ग्रीक अस्थि कलश को देखकर मिली. In this poem, the idea of transience of human life and permanence of art has been presented. Main theme you can see, main idea of the poem you can see, क्या कहना चाहते हैं जॉन कीट्स? ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, लेकिन जो आर्ट है, कला जो है वो क्या है? परमानेंट है, इमॉर्टल है. जॉन कीट्स सीज द सीन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ पिक्चर्ड ऑन द अर्न. वो क्या देखते हैं कि अस्थि कलश के ऊपर जो है ह्यूमन लाइफ की बहुत सी पिक्चर्स जो है पेंट की गई हैं. ही सेज डैट एज कंपेयर टू द रियल सीन्स ऑफ लाइफ द सीन्स ऑन द अर्न आर permanent. The poet reaches the conclusion that men die, but art remains forever. The poem conveys a philosophical truth that what is true is beautiful and what is beautiful is true. Let's begin the poem. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme. What leaf fringed legend haunts about thy shape, of deities or mortals, or of both, in Tempe or the dales of Arcady? These lines are addressed to the urn. इस पैराग्राफ में जॉन कीट्स जो हैं अर्न अस्थि कलश को संबोधित करते हुए कहते हैं, द पोइट कॉल्स द अर्न द प्योर ब्राइड ऑफ साइलेंस. क्या कहते हैं कि भी तुम तो जो है साइलेंस की बिल्कुल प्योर ब्राइड हो. इट इज़ द फोस्टर चाइल्ड ऑफ टाइम. देयर आर सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ नेचुरल लाइफ ऑन द अर्न. सो द पोइट calls it a natural historian. The urn is describing a natural scene more beautifully than a poem can. क्या कहते हैं जॉन कीट्स? अर्न जो है वो नेचुरल सीन को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अ पोएम. द पोइट देन रेजेज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. अब पोइट बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे कि जो अस्थि कलश है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, वो किस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज दे रहा है. क्या पूछते हैं? ही आस्क्स व्हाट द स्टोरी द अर्न इज टेलिंग थ्रू इट्स बॉर्डर कार्व्ड विद द लीव्स. जो अस्थि कलश है उसके बॉर्डर पर पत्ते लगे हुए हैं, बहुत सारे पत्ते बने हुए हैं. तो पूछते हैं तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो. ही वंडर्स वेदर इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स और गॉड्स और ऑफ बोथ. क्या ये मनुष्य की कहानी सुना रहा है या देवताओं की या फिर दोनों की. ही ऑल्सो विशेस टू नो वेदर द प्लेस ऑफ द स्टोरी इज़ ग्रीक वैली ऑफ टेम्पी विच इज़ एसोसिएटेड विद गॉड्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट The place may be Arcady, a beautiful valley of Greece. प्लेस को लेकर भी जॉन कीट्स बहुत कन्फ्यूज़न में है
कि ये कौन सी घाटी है जो मुझे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। दीज क्वेश्चंस डीपन द मिस्ट्री ऑफ द अर्न। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जॉन कीट्स को बेचैन कर देते हैं और अस्थि कलश जो है उसके रहस्य को और ज़्यादा डीपन कर देते हैं कि भाई ये कलश जो है कहाँ से आया है और किस जगह की कहानी को ये डिस्क्राइब कर रहा है। वट मैन और गोड्स आर दीज, वट मेडन्स लॉथ, वट मैड परस्यूट, वट स्ट्रगल टू एस्केप, वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, वट वाइल्ड एक्सटेसी। फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्लोसरी। मेडन्स यंग गर्ल्स को कहा गया है। लॉथ नॉट विलिंग टू डू समथिंग, अपनी इच्छा से जो है किसी काम को नहीं करना या किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है। टिम्ब्रल्स ढोल को कहा गया है। एक्सटेसी अ फीलिंग और द स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। इन दीज लाइन्स पोइट continues the series of questions asked in the preceding stanza। अस्थि कलश को देखने के बाद पोइट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अराइज होते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में भी हमने वो सारे क्वेश्चंस पढ़े, वो क्वेश्चंस इस स्टैंजा में भी कंटिन्यू हैं। ही आस्क्स वेदर द पीपल डिपिक्टेड ऑन द अर्न आर गोड्स और मैन एंड हु दे आर। पोइट देखकर सोचते हैं कि अर्न के ऊपर ये कौन है, गोड हैं, मैन हैं, कौन है। ऑन द अर्न देयर आर सम गर्ल्स शोइंग देयर अनविलिंगनेस। अर्न के ऊपर कुछ गर्ल्स दिखाई गई हैं जो कि अपनी अनिच्छा से जाहिर कर रही हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू नो हु दे आर, वट काइंड ऑफ द मैड परस्यूट इज दिस एंड वट काइंड ऑफ द स्ट्रगल टू एस्केप इज दिस। People are playing on the pipes and the drums and they are very excited. The poet wants to know all this. In this way, these lines depict poet's curiosity after seeing the urn. अस्थि कलश को देखने के बाद पोइट की जो क्यूरियोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट इज़ गोइंग ऑन द अर्न, कि ये हो क्या रहा है, तो वो उसे समझने की कोशिश अभी कर रहा है। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared, pipe to the spiritities of not on. There is a picture of a musician on the urn. अस्थि कलश के ऊपर एक म्यूजिशियन की पिक्चर है। The poet says that music created by him is sweeter than the music in real life. पोइट कंपेयर कर रहे हैं रियल लाइफ की और आर्ट की। रियल लाइफ को तो टेम्परेरी ट्रांसिएंट बताया गया है और आर्ट को परमानेंट बताया गया है। पोइट कहते हैं जो म्यूज़िक यहाँ अस्थि कलश के ऊपर क्रिएट हो रहा है ये ज़्यादा स्वीटर है एज़ कम्पेयर टू द म्यूज़िक इन रियल लाइफ। नो डाउट म्यूज़िक इन रियल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, इट चार्म्स आवर ईयर्स, बट द म्यूज़िक ऑफ फिगर ऑन द अर्न हैज़ नो अपील टू द ईयर्स। This music has no sound, but this soundless music is sweeter than the real music. It appeals to our imagination and soul. Thus, these lines conveys the superiority of the art over the life. क्या दिखाया गया है? आर्ट जो है वो सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू द रियल लाइफ। रियल लाइफ टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, मॉर्टल है। आर्ट क्या है? परमानेंट है और इमॉर्टल है। फेयर यूथ beneath the trees thou canst not leave, thy song nor ever can those trees be bare, bold lover never never canst thou kiss, thou winning near the goal yet do not grieve, she cannot fade though thou hast not thy bliss, forever with thou love and she be fair. There are some pictures on the sun. These pictures arise deep thoughts in the mind of the poet. He says that art is permanent, whereas human life is temporary, or you can say transient or mortal. क्या कहते हैं पोइट इन लाइन्स में? देखिए, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हैंडसम यंग मैन ऑन द अर्न। अस्थि कलश के ऊपर एक हैंडसम यंग मैन की पिक्चर है। द पोइट सेज डैट दिस यंग पाइपर कैनॉट लीव हिज सॉन्ग। वो अपना पाइपर बजा रहा है, गाना गा रहा है,
क्या कहते हैं कि भाई उसका जो ये गीत है उससे कभी भी नहीं छूट सकता। ही विल नेवर बी टायर्ड ऑफ सिंगिंग, क्योंकि देखिए वो अस्थि कलश के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। तो पोइट अपनी इमेजिनेशन से क्या कहते हैं, ये कभी भी गाते गाते जो है नहीं थकेगा। द ट्रीज अबव हिम विल नेवर बी लीफलेस। इसके ऊपर एक ट्री है, ट्री जो है वो कभी भी बिना पत्तों के नहीं होगा। क्यों, देखिए रियल लाइफ में तो सभी सीजन्स आएंगे। ऑटम सीज़न आएगा तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे, स्प्रिंग आएगा तो दोबारा से पत्ते आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अस्थि कलश के ऊपर ये जो ट्री ड्रॉ किया हुआ है, इसके लीव्स जो हैं वो भी ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये कला का एक नमूना है, ये तो परमानेंट है, यहाँ सीज़न का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पोइट क्या कहते हैं, ट्रीज अबव हिम विल नेवर बी लीफलेस। देयर इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ अ लवर, हिज माउथ इज नियर द लिप्स ऑफ हिज बिलवर्ड। इसी अस्थि कलश के ऊपर एक प्रेमी का चित्र है। उसने अपनी जो बिलवर्ड है अपने मुंह को उसके बिल्कुल लिप्स के नज़दीक किया हुआ है। बट ही विल नेवर बी एबल टू किस हिज बिलवर्ड, लेकिन वो अपनी बिलवर्ड को किस नहीं कर पा रहा। द पोइट एडवाइजेज हिम नॉट टू फील सैड एट दिस। पोइट अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ इनफ कंपनसेशन, एंड व्हाट इज़ दिस कंपनसेशन, हिज बिलवर्ड विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल। जैसी यंग एज में अभी उसकी बिलवर्ड ब्यूटीफुल है वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि रियल लाइफ में तो हमारे एजिंग फैक्टर आएंगे जो कि हमारी ब्यूटी को ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अस्थि कलश के ऊपर ड्रॉ किया गया है वो बिलवर्ड एज इट इज़ यंग रहेगी। तो इसी चीज़ को वो कंपनसेशन कह रहे हैं। हर ब्यूटी विल नेवर फेड, हिज लव विल ऑल्सो नॉट बी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अब उनका लव कैसा हो गया है, परमानेंट हो गया है। तो पोइट ने फिर से दोबारा इसी पैराग्राफ में भी यही कंपैरिजन किया है कि आर्ट परमानेंट है, ह्यूमन लाइफ जो है वो कैसी है, ट्रांसिएंट एंड टेम्परेरी। Happy, happy bough that cannot shed your leaves, not ever bid the spring adieu, and happy melodist unweird, forever piping songs forever new. These lines are too much easy. जितने भी हमने 4 पैराग्राफ्स पढ़े हैं उन्हीं का ही नटशेल इसमें बताया गया है। अभी मैंने आपको स्प्रिंग सीज़न के बारे में बताया, ट्री के बारे में बताया, लवर के बारे में बताया। तो सुनिए, देखिए, इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस फर्दर द थॉट ऑफ परमानेंस ऑफ द आर्ट। अगेन एंड अगेन आई एम लेइंग स्ट्रेस ऑन दिस थिंग। जॉन कीट्स ने इस पोएम में आर्ट को परमानेंट कहा है, ह्यूमन लाइफ को टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, मॉर्टल कहा है। पोइट क्या कहते हैं, द ट्रीज डिपिक्टेड ऑन द अर्न एंड इट्स ब्रांचेज विल ऑलवेज रिमेन ग्रीन एंड देयर लीव्स विल नॉट बी शेड। क्या कह रहे हैं, जो इस अस्थि कलश के ऊपर ट्री बने हुए हैं उनकी ब्रांचेस जो हैं वो हमेशा ग्रीन रहेगी, उनके पत्ते जो हैं कभी भी नहीं झड़ेंगे। दे विल नेवर से फेयरवेल टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में सारे ब्लॉसम कर रहे हैं, वो कभी भी स्प्रिंग सीजन को विदाई नहीं देंगे। देयर इज़ ए पाइपर ऑल्सो डिपिक्टेड ऑन द अर्न, contrary to the piper of the real life. This piper will never be tired. ये पाइपर कभी भी अपनी पाइप बजाते बजाते नहीं थकेगा। He will always go on singing songs and his songs will always remain fresh. और इसके songs हमेशा क्या रहेंगे, fresh ही रहेंगे। Thus in this way these lines also express the idea of permanence of art and transience of life. More happy love, more happy, happy love. Forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. All breathing human passion for above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. In these lines, poet has also done the comparison between the love on the urn and love in the real life. पोइट ने क्या किया है, देखिए, रियल लाइफ में जो प्यार होता है उसका कंपैरिजन उस प्यार से किया है जो कि अस्थि कलश के ऊपर दिखाया गया है। अगेन वो किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, आर्ट परमानेंट है, लाइफ जो है टेम्परेरी है। रियल लाइफ का लव जो है वो हमें डिसअपॉइंटमेंट भी देता है, सोरो भी देता है, लेकिन जो अस्थि कलश के ऊपर लव दिखाया गया है वो हमेशा ही प्लेजर देने वाला होगा, यूथफुल रहेगा। तो देखिए, द पोइट सेज डैट लव इन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज़ ऑलवेज हैप्पी। जो ये कला का संसार है ना, जो हमें अस्थि कलश के ऊपर दिख रहा है,
इसमें जो प्यार है वो हमेशा खुशी से भरा हुआ होता है। द लव इन दिस वर्ल्ड ऑफ आर्ट इज ऑलवेज हैप्पी। It will always remain exciting. It will always give pleasure. It will always be youthful, and the lovers will always be in a state of excitement, expecting greater pleasure. It is far, far, far superior to the love in the real life. Love in real life leads to disappointment and disillusion. रियल लाइफ में कभी कभी प्यार जो है निराशा से भरा हुआ भी होता है। फोरहेड बर्न्स विद द हीट ऑफ पैशन एंड द टंग गोज ड्राई। कभी कभी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि फोरहेड बर्न हो जाता है विद द हीट ऑफ द पैशन एंड द टंग गोज ड्राई। तो पॉइंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपैरिजन किया है कि ह्यूमन लव जो है लीव्स अ हार्ट सोरोफुल, बट लव ऑन द अर्न विल ऑलवेज रिमेन यंग एंड fresh. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer lying at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by the river or seashore, or mountain built with peaceful citadel, is emptied of this fog, this pious morn? On the urn now there is a picture of a procession coming to offer animal sacrifice. अब जॉन कीट्स देखते हैं कि इसी अस्थि कलश के ऊपर एक जुलूस का चित्र है। जुलूस जो निकल रहा है उसका चित्र है। वो जुलूस जो है किसी पशु की बलि देने के लिए आ रहा है। तो क्या देखते हैं, देखो, हु आर दीज कमिंग टू सेक्रीफाइस। ये कौन लोग हैं जो कि एक जुलूस में आ रहे हैं और एक एनिमल जो है उसकी बलि देने के लिए आ रहे हैं। टू वट ग्रीन एल्टर, एल्टर होता है समाधि। द पोइट वॉन्ट्स टू नो द प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर दे आर गोइंग टू ऑफर द एनिमल सेक्रीफाइस। पोइट ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी पूजा करने की जगह कौन सी है जहाँ पर ये इस पशु की बलि देने के लिए जा रहे हैं। देयर इज़ अ प्रिस्ट इन द प्रोसेशन, एक उस जुलूस में पुजारी भी दिखाई दे रहा है। ही इज़ लीडिंग ए काफ फॉर सेक्रीफाइस, वो एक बछड़े को जो है बलि के लिए लेकर जा रहा है। द काफ इज़ डेकोरेटेड विद द गार्लैंड्स, बछड़े को बड़ा ही अच्छे से सजाया हुआ है, उसे ऐसे फूलों की माला पहनाई हुई है। द यंग काफ इज़ क्राइंग, द पोइट वंडर्स डैट फ्रॉम विच टाउन दीज पीपल इन द प्रोसेशन हैव कम। कवि बड़े हैरान होते हैं कि ये लोग कौन से नगर से आए हैं, कहाँ से आए हैं और इस जुलूस में जा रहे हैं। दिस टाउन मे बी सिचुएटेड नियर सम रिवर और सी शोर और अ फोर्टिस ऑन सम माउंटेन। अब दोबारा से जो है पॉइंट असमंजस में पड़ जाते हैं। जॉन कीट्स सोचते हैं कि ये टाउन कहाँ हो सकता है, या तो किसी नदी के किनारे हो सकता है, या समुद्र तट के पास हो, या हो सकता है कि किसी पर्वत का एक किला भी हो जहाँ से ये लोग निकल कर आ रहे हैं। द टाउन फ्रॉम विच द पीपल हैव कम विल ऑलवेज रिमेन एम्प्टी। वाई जॉन कीट्स हैज सेड दिस, कि ये जो नगर है, ये जो टाउन है, ये हमेशा के लिए एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ये आर्ट है। अस्थि कलश जो है कला का एक नमूना है। लोग जो है अपने घरों से निकल कर आ चुके हैं और जुलूस में जो है शामिल हो चुके हैं, तो वो प्रोसेशन चल रहा है। अब ये सीन हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आर्ट क्या कैप्चर करता है, अ मोमेंट ऑफ द रियल लाइफ एंड मेक्स इट परमानेंट। डेट्स वाई जॉन कीट्स इज थिंकिंग दिस, कि भाई दिस टाउन विल रिमेन ऑलवेज एम्प्टी। अब ये जो टाउन है जिसमें से ये लोग निकल कर आ चुके हैं, ये हमेशा खाली ही रहेगा, क्योंकि कला जो है वो क्या करती है, हमारे रियल लाइफ वास्तविक जीवन के एक क्षण को पकड़ लेती है और उसे अमर बना देती है। इसीलिए थीम भी यही है हमारी पोइट्री की कि आर्ट इज़ परमानेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी। तो ये एक और सीन था बिसाइड्स लवर, जो कि अस्थि कलश के ऊपर बना हुआ है। कुछ लोग जो है किसी भी एक बछड़े को जो है बलि देने के लिए किसी जगह पर लेकर जा रहे हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डेजोलेट कांट एवर रिटर्न। In these lines, as before, the poet presents the idea of permanence of the art. There is a picture of a small town on the Arn. This city is deserted. Deserted means बिल्कुल सुनसान सी है, वहाँ पर कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है।
All the people of the town have gone to the site of sacrifice. अभी इससे पहले वाले स्टेंजा में हमने यही पढ़ा था कि सभी लोग जो है एक पशु की बलि देने के लिए गए हुए हैं. द पोइट सेज दैट दिस टाउन विल रिमेन डेजर्टेड. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑफ द टाउन विल रिटर्न टू टेल अस व्हाई द टाउन इज डेजर्टेड. कि भाई इस नगर का कोई भी पर्सन जो है शायद हमें यह बताने के लिए कभी भी वापस नहीं आएगा कि ये जो टाउन है ये सुनसान क्यों है. O Attic shape, fair attitude, with breed of marble man and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed. In these lines, poet describes the urn. इन लाइन्स में पोइट ने सिर्फ और सिर्फ अस्थि कलश का ही वर्णन किया है. पोइट कहते हैं द अर्न इज़ ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ द ग्रीक आर्ट. ये तो यूनानी कला का एक सर्वश्रेष्ठ जो है नमूना है. द अर्न अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ फुल ऑफ द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द मैन एंड द यंग गर्ल्स. ऑन द अर्न देयर आर द पिक्चर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द जंगल एंड द ट्रोडन वीड. ट्रोडन होता है कुचला हुआ होना, वीड इज़ द ग्रास हेयर. कुचली हुई घास जो है उसके भी चित्र हैं. In this way, these lines give a full description of the urn. Thou silent form, dost tease us out of thought, as doth eternity called pastoral. When all days shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe. Then ours, a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know. In these lines, poet comes to the conclusion that art is superior to life. इस पूरे पैराग्राफ में पोइट ने हमें कंक्लूज़न दिया है और कंक्लूज़न क्या है? आर्ट इज़ सुपीरियर टू लाइफ. आर्ट जो है, कला जो है वो लाइफ से सुपीरियर है. These pictures depict the scenes from the daily life, but the scenes depicted on the urn are permanent. The urn takes us away from dull thoughts into the इमॉर्टल वर्ल्ड ऑफ आर्ट. ये जो अस्थि कलश है ये हमें बिल्कुल डल थॉट से दूर ले जाता है. कहाँ पर? इमॉर्टल वर्ल्ड ऑफ आर्ट. कला का जो संसार है वो बिल्कुल अमर है, वहाँ पर हमें ले जाता है. जितनी भी थिंग्स हमने पढ़ी, चाहे वो लवर्स के चित्र थे, चाहे वो पशु को बलि के लिए लेकर जा रहे हैं उसकी पिक्चर्स हैं, सारी की सारी पिक्चर्स अस्थि कलश के ऊपर अमर हो गई हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. इट टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स. कला हमें नेचुरल सराउंडिंग की भी स्टोरी सुनाती है. बट इट सेल्फ इट इज़ कोल्ड एंड लाइफलेस. लेकिन कला खुद जो है बहुत ही कोल्ड एंड लाइफलेस होती है. मैन विल डाई विद द पैसेज ऑफ द टाइम बट द अर्न विल कॉन्टिन्यू टू लिव. मनुष्य तो समय के साथ मर जाएंगे लेकिन ये अस्थि कलश हमारे मरने के बाद भी जीवित रहेगा. द अर्न हैज़ सीन आवर सफरिंग्स. इस अस्थि कलश ने हमारे दुखों को देखा है. लेटर व्हेन वी डाई इट विल वॉच द सफरिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस. जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी सफरिंग को भी कौन देखेगा? यही अस्थि कलश देखेगा, क्योंकि ये अमर है. इट विल कॉन्टिन्यू टू बी द मैन्स फ्रेंड इवन इन द फ्यूचर. ये फ्यूचर में भी जो है मनुष्य का फ्रेंड रहेगा. इट टेल्स मैन डैट इन आर्ट ट्रूथ एंड ब्यूटी आर वन. ये मनुष्य को यही बताता रहेगा कि कला में अगर देखा जाए तो सुंदरता और सत्य एक ही है. कला सत्य को ही सुंदर मानती है और जो चीज़ सुंदर है वही सत्य है. द पोइट सेज डैट ऑल डैट मैन नोज एंड नीड्स टू नो दिस ग्रेट फैक्ट. सभी मनुष्य जो जानते हैं उन सबको यही बात जान लेनी चाहिए कि यही जो है महान तथ्य है. वट? कौन सा? इन आर्ट ट्रूथ एंड ब्यूटी आर वन. और आर्ट क्या है? परमानेंट है. आवर लाइफ, हमारी लाइफ कैसी है? ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है. जॉन कीट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही फ़िलासफ़िकल रहा है. उन्होंने आर्ट जो है उसको ह्यूमन लाइफ से सुपीरियर बताया है और इस तरह से अपनी बात को कंक्लूज़न की फॉर्म में क्लैरिफाई किया है. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग till the time we meet next in the next video. Thank you.